हेलो माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्वागत है आपका यूपीएससी क्रॉनिकल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पिछली वीडियो में हमने देखा कि 18th सेंचुरी में मुगल के डिक्लाइन के बाद जितने भी स्टेट्स इमर्ज हो रहे हैं उन सब को तीन कैटेगरीज में बांट करके देखा जा सकता है। सक्सेसर स्टेट्स, रिबेल स्टेट्स और इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इन क्लासिफिकेशन की क्या क्राइटेरिया है, इनके अंदर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं और उन स्टेट्स की मुगल एम्पायर के साथ किस तरह की रिलेशन थी, उनके ऊपर हमने पिछले क्लास में बात की थी। आज हम इन स्टेट्स के ऊपर बहुत डिटेल में तो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस की पार्ट नहीं है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब से सिलेबस चेंज हुई है 2013 से, तब से 18th सेंचुरी से क्वेश्चंस हमें ना के बराबर ही देखने को मिले हैं। टोटल तीन क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं। एक तो 2014 में पूछी गई थी, फिर 2017 में पूछी गई और 2022 में पूछी गई। तो क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर सेक्शन से हमें नहीं मिलती है। इसका कारण भी है क्योंकि हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री भी खास करके ये बहुत लंबी प्रोसेस है। और चूंकि इनमें से बहुत ज़्यादा मतलब 3 4 5 क्वेश्चंस ही हर साल आते हैं यूपीएससी में, तो हो सकता है कि इस वजह से 18th सेंचुरी के इम्पोर्टेंस एग्जामिनर्स के लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती है जितनी वे आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स बेहतर तरीके से पता। हालांकि ये मेरी परसेप्शन है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल आपको 18th सेंचुरी से क्वेश्चन नहीं ही मिले। हो सकता है कि इसी से एक दो क्वेश्चन मिल जाए आपको। सो यू कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर अबाउट यूपीएससी। यूपीएससी कैन सरप्राइज यू बाय एनी मीन्स। Therefore, we cannot ignore this particular topic, स्पेशली जब हम हिस्ट्री को एक चेंजेस के रूप में देखते हैं। तो जब ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश आएंगे, तो उनको किस तरह की भारत उनको मिली है, इस बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए। इतनी सी बात हमें कम से कम समझनी चाहिए। उस समय की क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, किस तरह इकोनॉमिक सिचुएशन है, सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसी है, इन सारी चीजों की एक ब्रॉड समझ कम से कम आपको होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, दिस विल बी सफिशिएंट फॉर यू। तो मूविंग ऑन, आज हम बात करेंगे इन स्टेट्स के बारे में। और ये देखो, उतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इतनी बातें आपको जरूर बताऊं कि आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए, पूरी पिक्चर समझ में आ जाए और एक कनेक्टिविटी बनी रहे, कोई गैप ना रह जाए आपकी समझ में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बैलेंस बिटवीन द डेप्थ ऑफ द टॉपिक and demands of the UPSC. So let's begin our today's class, and we will start with our first regional kingdom of 18th century, Bengal. बंगाल, तो देखो, बंगाल कोई नई प्रोविंस नहीं थी 18th सेंचुरी की। बंगाल पहले से ही एग्जिस्टेंस में थी और समय समय पर जो इंडिया में किंगडम्स स्टेब्लिश हुए, एम्पायर स्टेब्लिश हुए, उसको कोई भी एम्पायर जो भी इंडिया में बनी वो बंगाल को कैप्चर करना चाहती थी, सिंपली बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। एक छोटी सी बात, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको मैप की समझ जरूर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिस पर्टिकुलर रीजन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उसकी लोकेशन आपके मैप पे कहाँ कहाँ है।
इससे फायदा क्या होगा? इससे आपको एक पर्टिकुलर रीजन की ज्योग्राफी पता चलेगी, और काफी हद तक ज्योग्राफी हिस्ट्री को प्रभावित करती है अपने रिसोर्सेज से और अपने लोकेशन से। हो सकता है कि कोई रीजन ट्रेड रूट में आ जाए, तो उससे वो इम्पोर्टेंस बन जाती है। उस ट्रेड रूट के अलॉन्ग कोई किंगडम स्टेब्लिश होती है जो उस ट्रेड रूट पे टैक्स लगा करके टैक्स वसूलना शुरू करती है और अपनी किंगडम को एनरिच करती है। वहीं कहीं पे रिसोर्सेज अधिक है तो उस रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन होती है, और उस रिसोर्सेज के बल पर वो किंगडम राइज करती है, बड़ी होती है, और कभी कभी एम्पायर का भी रूप लेती है, जैसे कि मौर्यन एम्पायर के बारे में हम जानते हैं। इसलिए हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें मैप की थोड़ी भी समझ जरूर होनी चाहिए। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री में हम मैप को इनकॉर्पोरेट करें। अब जैसे हम बंगाल की बात करते हैं, तो हमें बंगाल की लोकेशन पता होनी चाहिए। अब मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप एग्जैक्टली इंडिया की मैप बनाएं हूबहू, वो तो मेरे से आज तक पॉसिबल नहीं हो सकी। पर आप एक तरह की रिप्रेजेंटेटिव मैप तो बना ही सकते हैं। आप एक रिप्रेजेंटेटिव मैप तो बना ही सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट आई कैन ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया। आई एम नॉट गुड एट मैप ड्राइंग। तो यहाँ पे बंगाल की लोकेशन आप देख पा रहे हैं? आप बिल्कुल बंगाल की लोकेशन देख पा रहे होगे। तो 18 सेंचुरी की बंगाल इंक्लूडेड बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। सो बंगाल की जो टेरिटोरी होगी वो कुछ मोटा मोटी ये टेरिटोरी होगी। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कम से कम? अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो आप रीजन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये बंगाल की बात हो रही है। तो दिस इज आवर बंगाल। अब बंगाल की लोकेशन देखो। तो बंगाल की लोकेशन आप देखेंगे तो बंगाल में कई तरह के रिवर्स आते हैं। गंगा भी बंगाल में आकर के बे ऑफ बंगाल में ड्रेन ड्रेन हो जाती है। इसके अलावा भी और भी कई सारे रिवर्स हैं, जैसे एक अजय रिवर भी बंगाल में है, फिर दामोदर रिवर भी बंगाल में है। बंगाल is drained by many rivers and their tributaries. This network of river system makes Bengal a fertile region. Therefore, there is agricultural productivity in this region. Agricultural productivity in this region. और बंगाल में मेजरली आप देखेंगे कि यहाँ पे फूड ग्रेन्स भी हैं, जैसे व्हीट, राइस। इसके अलावा आप यहाँ पे कॉमर्शियल क्रॉप्स की भी प्रोडक्शन देखेंगे, जैसे जूट, कॉटन, सिल्क। इसके बाद जब यूरोपियन कंपनी जाते हैं तो वो अपने साथ साथ और भी चीजें लाते हैं कमर्शियल प्रोडक्ट्स में। सो यू विल सी हियर सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर मुंगेर, जो बिहार की मुंगेर है, वो एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है वो सॉल्ट पीटर के लिए। सो सॉल्ट पीटर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हेयर। देन वी हैव व्हाट एल्स? टोबैको, ओपियम।
तो सॉल्ट पीटर को छोड़कर बाकी जो भी हैं वो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, बट यहाँ पे सॉल्ट पीटर भी अवेलेबल है, तो उसमें भी ब्रिटिश इंटरेस्टेड है। तो बंगाल में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफ़ी हो रही है। फूड ग्रेन्स भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो रहे हैं और कमर्शियल क्रॉप्स भी इजीली अवेलेबल थे पहले से भी, और बाद में जो यूरोपियन कंपनी जाएंगे तो वो भी अपने साथ कुछ कमर्शियल क्रॉप्स लेकर के आते हैं, जिनमें वो फिर ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। तो एक फैक्टर तो होगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, और दूसरी जो है वो है इसकी कोस्टल प्रॉक्सिमिटी। बंगाल इज सिचुएटेड ऑन द बे ऑफ बंगाल region, Bengal, Bay of Bengal coastline. There is Bay of Bengal coastline. So we have some important ports here, and through these ports, जैसे आप हावड़ा में देखेंगे, हुगली नदी में ढाका पोर्ट है, तो ये सभी पोर्ट से ट्रेड होते थे। और बंगाल से रिवर के थ्रू भी ट्रेड होते थे, रिवराइन ट्रेड, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे एक तो गंगा रिवर भी इंटर कर रही है। सो अलोंग दिस गंगा रिवर देयर वाज ए प्रॉस्पेरस ट्रेड रूट। इसके अलावा ओवरलैंड ट्रेड भी होती थी। फिर अगर मान लो किसी कारणवश इनलैंड ट्रेड को या ओवरलैंड ट्रेड को किसी तरह से खतरा पहुंचती है, गिवन द पॉलिटिकल टर्मोइल ऑफ 18th सेंचुरी, तो बंगाल हैज ऑप्शन कि ये यहाँ से ओशियनिक ट्रेड भी कर सके। सो अलोंग दिस कोस्ट लाइन्स ट्रेड इज स्टिल पॉसिबल। तो यहाँ से आप पर्सियन गल्फ होते हुए या रेड सी होते हुए आप मेडिटेरेनियन में जा सकते हैं। मेडिटेरेनियन के बाद आप वहां से यूरोप जा सकते हैं। मोर ओवर यहाँ से आप अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी जा सकते हैं, और वहां से मलाई पेनिनसुला होते हुए आप चाइना जा सकते हैं। यहाँ पे मैप के लिए तो राइट साइड में जगह नहीं बची, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इधर साउथ ईस्ट एशियन आएंगे तो यहाँ पे मलाई आर्किपेलागो है, राइट, इंडोनेशिया वगैरह जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो इनके थ्रू ट्रेड हो सकती थी, जो आगे चल करके चाइना से जुड़ जाते थे, चाइना से जुड़ जाते थे। तो बंगाल वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर, बंगाल हैज ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड for both European and Western nations as well as for Eastern nations. So that makes Bengal an important trade center. और इसकी जो ट्रेड की इंपॉर्टेंस है बंगाल की, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ब्रिटिश आगे ट्रेड करेंगे इंडिया में, 60% ऑफ द मर्केंटाइज आइटम, हाउ मच, 60% ऑफ ब्रिटिश मर्केंटाइज आइटम entered यूरोप और ब्रिटेन फ्रॉम बंगाल पोर्ट्स। बंगाल से ब्रिटिश की 60% ट्रेड वॉल्यूम बंगाल से यूरोप जाती थी, 60%। सो दैट्स ए वेरी ह्यूज नंबर। So that makes Bengal a very, very prosperous region. And therefore you will see, जो कोई भी एम्पायर बनती है वो बंगाल को कैप्चर करना चाहती है, बंगाल को कंकर करना चाहती है और बंगाल पे अपनी पकड़ बनाना चाहती है। सिमिलरली वेस्टर्न साइड में आप देखो तो यहाँ पे आपको गुजरात नजर में आएगी। वो कहानी बंगाल की है, वही कहानी गुजरात की है। अदर देन देर आर सम ड्राई रीजन्स इन गुजरात, but still it has port facility because of its coastline. So Bengal is just like Bengal, Gujarat is also an important trade center. Along this western coast, we come across Konkan coast. We come across Konkan coast. Then we come across Coromandel coast. This is Konkan coast.
and this is Coromandel coast. Is this Coromandel or Malabar? This is Malabar coast. I'm so sorry. This is Malabar coast. ये कौन सी कोस्ट है? मालाबार कोस्ट है। उसी तरह अगर आप ईस्टर्न साइड में आएंगे, ये मालाबार नहीं है दोस्त, ये कोरोमंडल ही है। ये कोरोमंडल ही है। केरला में कोरोमंडल कोस्ट है। कोरोमंडल कोस्ट, और इधर आप आएंगे ईस्टर्न साइड में, सो यू विल कम अक्रॉस मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट। So these coastal regions are of immense importance for the regional kingdoms, for the larger empires like Mughal Empire, and for the foreigners, just like the European companies and Arab merchants. So I hope this map is clear to you now. इस मैप में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी. So the point that I am trying to make is Bengal, because of its agricultural productivity and coastal proximity, Bengal has always been a revenue rich province. Bengal has always been a revenue rich province. And therefore, whoever rules Delhi will try to conquer Bengal. Similarly, whoever rules Delhi try to conquer Gujarat. Other than these economic important regions, there are some strategic regions as well. And these strategic regions come along this northwestern side. नॉर्थवेस्टर्न साइड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों सारे इन्वेजन्स नॉर्थवेस्टर्न साइड से हुए? बिकॉज इफ यू लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, यू विल रियलाइज दैट नॉर्दर्न साइड से हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज है. So it is not possible for the external invaders to cross the Himalaya easily. So Himalaya act as the natural barrier. Similarly, बाकी जो दोनों साइड है, अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, तो नॉर्थ साइड से कोई अटैक हो नहीं सकती. ईस्टर्न और वेस्टर्न और साउदर्न साइड से, साउथ में इंडियन ओशियन है, सो देर इज ह्यूज expanse of water bodies from eastern, western, and southern side. So, in order to attack from these sides, you must have a strong navy at your disposal. Only vulnerable location is the northwest. Therefore, every kingdom, every empire tries to secure its northwestern borders. So, northwestern regions become naturally an strategic location for empires in India. Now, coming back to the Bengal portion, Bengal story. Bengal, as I have said, Bengal has always been a revenue surplus region, resource surplus region, resource rich region. So naturally, it was a very rich province during Mughal times as well. And whatever might be the situation of other provinces, the Mughal emperors always looked up at Bengal with optimism, because Bengal always sent
regular supply of revenue, regular revenue to the imperial treasury. Now, during Aurangzeb rule, when Aurangzeb got involved in the Deccan Wars, he needed a regular supply of funding, and Bengal provided that treasury. तो औरंगजेब अपनी डेक्कन की लड़ाई बंगाल के रिवेन्यू से कर रहा था। हाँ, दूसरी जगह की रिवेन्यू भी वो यूज कर रहा था, जैसे बाकी जगह पे भी वो ज्यादा से ज्यादा लैंड को खालिसा लैंड में कन्वर्ट कर रहा था। खालिसा लैंड का मतलब है कि वो डायरेक्ट स्टेट के ट्रेजरी में जा रही है उसकी रिवेन्यू, जिसे वो कैंपेन कर रहा है, अपनी वाटरकन की लड़ाई लड़ रहा है। पर अगर वो किसी प्रोविंस पे प्रोविंस से उम्मीद लगाए हुए है तो वो बंगाल है। तो बंगाल उसके वॉर को फाइनेंस कर रही है। लेकिन बंगाल का एक गवर्नर था, अजीम उस खान। नाम याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं। अजीम उसान बंगाल का गवर्नर था। ये जो अजीम उसान था, ये औरंगजेब का ही ग्रैंड सन था। औरंगजेब का जो बेटा बहादुर शाह है, तो उसी बहादुर शाह का बेटा था अजीम उसान। सो ही वॉज द रॉयल ब्लड, अजीम उसान वॉज द रॉयल ब्लड ऑफ औरंगजेब। ही वॉज ऑल्सो द मुगल, मुगल खानदान से ही था अजीम उसान। तो एज ए प्रिंस ऑफ मुगल एम्पायर, he had his own influence, he had his own powers and privileges. तो जब औरंगजेब दक्कन की लड़ाई करने जाता है 1681 में, औरंगजेब दक्कन कैंपेन शुरू करता है और अंत तक वो 1707 तक दक्कन में ही रह जाता है। तो जब उसकी कैंपेन लंबी चल रही थी और नॉर्थ इंडिया में रिबेलियन शुरू हो गई थी एक बार फिर से, तो अजीम उस खान को लगने लगा कि औरंगजेब की भी अगर मान लो डेथ हो गई तो फिर सक्सेशन की वार शुरू हो जाएगी। वो सक्सेशन के वार के लिए इसको अपनी रिसोर्स चाहिए, रिवेन्यू चाहिए। तो ये बंगाल के रेवेन्यू को होल्ड करने लगा, बंगाल के रेवेन्यू को होल्ड करने लगा अपने पर्सनल गेन्स के लिए। वो बचाने लगा ताकि आगे अगर ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे सक्सेशन वार लड़नी पड़े, तो वो बंगाल के रेवेन्यू से अपनी सक्सेशन वार फाइनेंस करेगा, लड़ेगा। तो अजीम उसान जब बंगाल के रेवेन्यू को होल्ड करने लगा, जमा करने लगा, तो इंपेरियल ट्रेजरी में जो रेगुलर रेवेन्यू जा रही थी, वो रेगुलर रेवेन्यू जानी बंद हो गई या कम हो गई। अब औरंगजेब चाहेगा कि बंगाल की रेवेन्यू से उसको रेगुलर सप्लाई मिले। तो उस समय विदर्भ का जो दीवान था, तो विदर्भ रीजन, तो विदर्भ में एक दीवान था। दीवान के अंडर एक ऑफिसर काम कर रहा था, उस ऑफिसर का नाम था मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान वाज अ रेवेन्यू ऑफिसर एम्प्लॉयड अंडर द दीवान ऑफ विदर्भ। तो दक्कन में औरंगजेब की जब मुलाकात हुई मुर्शीद कुली खान से, तो मुर्शीद कुली खान के काम को देख करके औरंगजेब काफी प्रभावित हुआ। और 1700 ईस्वी में और 1700 ईस्वी में इन 1700 इन 1700 मुर्शीद कुली खान वाज सेंट टू बंगाल एज दीवान। मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान बना दिया गया, बना करके बंगाल भेजा। अब मुर्शीद कुली खान को जो बंगाल का दीवान बना करके भेजा, तो उधर अजीम उस शान को प्रॉब्लम होने लगी। क्योंकि इससे पहले जो उसने सिचुएशन क्रिएट की हुई थी, अपनी जो एक इन्फ्लुएंस बनाए हुए थे, अपनी जो सिस्टम बनाई हुई थी जिसमें वो रिवेन्यू को होल्ड कर रहा था, जमा कर रहा था, उसको कहते थे सौदा ए खास। तो उस सौदा ए खास यानी कि उस अरेंजमेंट में मुर्शिद कुली खान एक व्यवधान बन करके गए। मुर्शिद कुली खान की जो मैंडेट थी, उसको जो काम दिया गया था, वो था कि बंगाल के रिवेन्यू को स्ट्रीमलाइन करना, ताकि इंपेरियल ट्रेजरी में एक रेगुलर कांस्टेंट और जो रिक्वायर्ड रेवेन्यू है वो रेगुलरली मिलती रहे। तो मुर्शिद कुली खान को इस काम से भेजा, बंगाल में दीवान बनाया बंगाल का। और मुर्शिद कुली खान ने
ये जो सौदा ए खास वाली सिस्टम थी उसको तत्काल प्रभाव से खत्म किया। बंगाल का जो पहले दीवान था उसको हटा दिया गया था जब मुर्शिद कुली खान को दीवान बना करके भेजा। और चूंकि दीवान एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हालांकि वो प्रोविंशियल लेवल पर कार्यरत, प्रोविंशियल लेवल पे एम्प्लॉयड होता है, लेकिन वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। इसलिए दीवान को अपनी पावर और प्रिविलेज होती है। तो जब मुर्शिद कुली खान को दीवान बना करके भेजा बंगाल में, तो ये अजीम उस खान को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो उसकी अरेंजमेंट फिर खराब होने लगी। मुर्शिद कुली खान ने रिवेन्यू में थोड़ी डिसिप्लिन लाई। पर्सनल होर्डिंग जो किए हुए थे सूबेदार अजीम उस खान गवर्नर वहाँ के, तो उस होर्डिंग से छुड़ाया। और बंगाल से 1 करोड़ सालाना रेवेन्यू इंपीरियल ट्रेजरी में ट्रांसफर करने लगा एक बार फिर से। सो बंगाल की रेवेन्यू स्ट्रीमलाइन हो गई। अब इधर अजीम उस्तान को खलबलाहट हो रही थी, तो उसने मुर्शिद मुर्शिद कुली खान से फिर उसकी जो मनमुटाव थी वो होने लगी। मुर्शिद कुली खान को 1702 में एसेसिनेट करने की भी कोशिश की, लेकिन मुर्शिद कुली खान बच गया। और ये खबर जब औरंगजेब को पहुंचाई गई, औरंगजेब को इस बात का पता चला। जब औरंगजेब को इस बात का पता चला, तो अजीम उस शान को बंगाल से हटा करके बिहार शिफ्ट कर दिया गया। और इधर 1704 में जो कैपिटल थी, उस कैपिटल को ढाका से मकसूदाबाद शिफ्ट कर दिया गया, और मकसूदाबाद का ही नाम बदल करके मुर्शिदाबाद रखा गया। तो टाइमलाइन की अगर हम बात करें, तो हम सीधे तौर पे देखते हैं कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, तो उसमें 1704 ये दो इम्पोर्टेंट ईयर है, हालांकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 1700 में क्या हुआ? मुर्शीद कुली खान को दीवान बना करके भेजा। कहाँ का दीवान? बंगाल का। और अगर बंगाल का दीवान है तो वो ऑटोमेटिकली बंगाल, बिहार और उड़ीसा का भी दीवान हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोविंसेस एक ही थे, जुड़े हुए थे, मर्ज्ड थे। तो मुर्शिद कुली खान को 1700 में दीवान बना करके भेजा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। 1704 में फाइनेंशियल कैपिटल को फाइनेंशियल कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। 1704 में ढाका से फाइनेंशियल कैपिटल को शिफ्ट करके मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दी गई। अब जो फाइनेंशियल ऑपरेशन है वो मुर्शिदाबाद से हो रही है। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, जिसके बाद अजीम उस्तान एक बार फिर से बंगाल आ जाता है। और चूंकि मुर्शिद कुली खान से उसकी हिस्ट्री रहती है, तो मुर्शिद कुली खान को वो बंगाल से बाहर करवा देता है, और उसको दक्कन भेज दिया जाता है, दक्कन में दीवार बना करके भेज दिया जाता है। 1710 में एक बार फिर से फाइनेंशियल दिक्कत होने लगी, और एक बार फिर से जरूरत पड़ी बंगाल से रेवेन्यू स्ट्रीमलाइन करने की। तो जो ऑलरेडी वहाँ पे एक्सपीरियंस थी, मुर्शिद कुली खान के पास एक्सपीरियंस थी, तो मुर्शिद कुली खान को एक बार फिर से 1710 में 1710 में एक बार फिर से दीवान रीअपॉइंट किया गया, रीअपॉइंटेड दीवान ऑफ बंगाल। बंगाल का दीवान एक बार फिर से रीअपॉइंट किया गया। 1713 में 1713 में, और एक और ईयर है 1717, और एक और ईयर है 1722, एंड फाइनली 1727। तो 1713 में जब फारूक सियार इम्पेरर बनता है, तो मुर्शीद कुली खान को नायब सूबेदार बंगाल का बना दिया जाता है।
नायब सूबेदार पोस्ट है डिप्यूटी सूबेदार, डिप्यूटी सूबेदार, डिप्यूटी गवर्नर। 1713 में मुर्शिद कुली खान को डिप्यूटी गवर्नर बना दिया जाता है बंगाल का। 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। गवर्नर को ही सूबेदार भी कहते हैं, और कहीं कहीं आप देखेंगे ये नजीम भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, गवर्नर के लिए ही यूज होती है। तो 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नजीम बना दिया गया, सूबेदार या गवर्नर जो भी आप कह सकते हैं, सेम चीज है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुई, मुर्शिद कुली खान नजीम बना दिए गए, और मुर्शिद कुली खान ऑलरेडी बंगाल के दीवान भी थे। मुर्शिद कुली खान was already Diwan of Bengal, and in 1717 he was made the Nazim of Bengal. So now that this dual authority was merged into a single person. तो मुगल मनसबदारी सिस्टम की जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी, चेक एंड बैलेंस की, जिसमें एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर के पावर के ऊपर चेक लगाए हुए था, चेक बनाए हुए था, और ये देखता था कि कोई दूसरा ऑफिसर अपनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। तो अब वो सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करेगी, क्योंकि अब एक ही पर्सन के पास दीवानी राइट भी है और एक ही पर्सन के पास निजामत भी है। यानी कि नजीम, एक ही पर्सन नजीम भी है और एक ही पर्सन दीवान भी है। निजामत मतलब मिलिट्री राइट्स, लॉ एंड ऑर्डर की जो अ, अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है, वो निजामत होती है। तो सेम पर्सन के पास लॉ एंड ऑर्डर और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी है, और सेम पर्सन के पास रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की भी अथॉरिटी है। तो अब यहाँ पे चेक एंड बैलेंस सिस्टम काम नहीं करेगी। तो इन 1717 मुर्शीद कुली खान became virtually independent ruler of Bengal because there is no one to check on his powers. So in 1770, Murshid Quli Khan virtually became independent ruler of Bengal. But then, as I told you earlier, Bengal never severed its ties completely with the Mughal Empire, and it regularly sent annual tribute to मुगल ट्रेजरी, इंपेरियल ट्रेजरी, और हर साल 1 करोड़ रकम इंपेरियर को भेजता था, इंपेरियल ट्रेजरी को, राजशाही खजाने में बंगाल से 1 करोड़ रेवेन्यू जाती थी हर साल। मुर्शिद कुली खान ने इस चीज को खत्म नहीं किया, इस चीज को जारी रखा। तो इन 1717 वर्चुअली आप कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट बंगाल स्टेट इमर्ज हो गई, पर वो स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं थी, पर ऑटोनोमस कह सकते हैं उसको। इंडिपेंडेंट, वर्चुअली इंडिपेंडेंट थी, बट थियोरेटिकली वो अभी पूरी इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, बिकॉज इट हैड नेवर डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल एम्पायर। 1717 में दीवान प्लस नजीम मिल करके जब ये दोनों पोस्ट एक ही पर्सन के पास आई, तो ये कहलाने लगे नवाब। दीवान और नजीम जब एक ही पर्सन के पास आ गई पोस्ट, तो ये पोस्ट कहलाने लगी नवाब। सो मुर्शीद कुली खान बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1717। In 1722, he introduced certain reforms in revenue administration, and that reform is known as इजारादारी सिस्टम। इजारादारी सिस्टम, और it is also sometimes called मल जमीनी सिस्टम। मल जमीनी सिस्टम क्या है? ये इजारादारी सिस्टम
इजारादारी सिस्टम एक तरह की रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। इजारादारी सिस्टम क्या है? एक रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है। अब रिवेन्यू कलेक्शन के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट पे इजारादार को हायर किए जाते थे। इट वाज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। इजारादार इजारादार सिर्फ रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। इनका काम है रिवेन्यू कलेक्ट करना। रिवेन्यू कलेक्ट किससे करेंगे? तो ऑब्वियसली जो छोटे जमींदार हैं या फिर जो किसान है उनसे डायरेक्टली कर सकते हैं, या जमींदार जो प्राइमरी जमींदार हैं तो उस प्राइमरी जमींदार रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे पीजेंट से। और ये जो इजारादार हैं वो प्राइमरी जमींदार से जाकर के रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। कुछ प्राइमरी जमींदार भी इजारादार बन गए। कुछ प्राइमरी जमींदार भी इजारादार बन गए और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थी। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, इट वाज ए लीगली बाइंडिंग सिस्टम। इट वाज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एंड देयरफॉर इट वाज लीगली बाइंडिंग सिस्टम। तो क्या होता था कि मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में रिवेन्यू असेसमेंट करवाया और हर स्टेट से, हर प्रॉपर्टी से रिवेन्यू फिक्स कर दिया कि इतनी रिवेन्यू, रिवेन्यू असेसमेंट के बाद रिवेन्यू फिक्स कर दी गई कि इतनी पर्टिकुलर रिवेन्यू हमें इस जगह से मिलनी चाहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इजारादार ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, मतलब कि वो लीगली बाउंड थे। सो दिस वाज द इजारादारी सिस्टम। अब इसकी प्रभाव क्या हुई ये हम आगे समझेंगे, पढ़ेंगे। फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इजारादारी सिस्टम वाज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, और जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन की जाती थी इजारादार और स्टेट के बीच, और एक फिक्स टाइम पीरियड पे जितनी रिवेन्यू फिक्स की गई थी आफ्टर असेसमेंट उतनी रिवेन्यू इन इजारादारों को देनी पड़ती थी। राइट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? ओके। एंड फाइनली इन 1727 मुर्शिद कुली खान की डेथ हो गई। मुर्शिद कुली खान डाइड इन 1727। 1727 में मुर्शिद कुली खान की डेथ हो गई। अब देखो, इजारादारी सिस्टम जो मुर्शिद कुली खान ने इंट्रोड्यूस की, जो मुगल की पहले की सिस्टम थी, जागीरदारी सिस्टम, तो उसमें मॉडिफाई करके, उसमें थोड़ा रिफॉर्म करके इजारादारी सिस्टम लाई, और ये रिवेन्यू बेस्ड, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम हो गई, जो आगे चल करके ब्रिटिश की जो परमानेंट सेटलमेंट है या जमींदारी व्यवस्था है उसके लिए ये अब बैकग्राउंड तैयार होगी, ये इसी इजारादारी सिस्टम से। इसलिए इजारादारी सिस्टम को मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब इजारादारी सिस्टम क्या होती थी? देखो, एक तरफ है स्टेट और एक एंड पे है पीजेंट्स। इनके बीच आते थे जमींदार। सो जमींदार एक्टेड एज द इंटरमीडियरी बिटवीन पीजेंट्स एंड द स्टेट। पीजेंट्स रिवेन्यू देंगे, इस रिवेन्यू को जमींदार कलेक्ट करेगा, और जमींदार स्टेट की जो मशीनरी है, जो ऑफिसर्स है रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, उन ऑफिसर्स को जमींदार रिवेन्यू दे देगा। ये सिंपल प्रोसेस थी, मशीनरी थी जो चल रही थी। अब स्टेट की रिवेन्यू को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट मतलब रेगुलर रिवेन्यू उसको मेंटेन करने के लिए स्टेट ने क्या किया कि कुछ लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट या बॉन्ड साइन कर लिया। अब ये जो लोग हैं, इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था स्टेट के साथ।
अब ये क्या करेंगे कि ये रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे पीजेंट से रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे और स्टेट को देंगे। ये क्या करेंगे, पीजेंट से रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे और स्टेट को देंगे। और चूंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की हुई थी, इन्होंने बॉन्ड साइन किए हुए थे, इसलिए जो रिवेन्यू फिक्स की गई थी उतनी रिवेन्यू फिक्स टाइम पीरियड में इनको देनी ही पड़ती थी। अब पीजेंट से रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इनके पास कुछ पावर्स, इनको कुछ अथॉरिटी दी गई। एंड उस पावर और अथॉरिटी को यूज करके दे बिकेम इन्फ्लुएंशियल in their respective region. They became influential in their respective regions. इस पावर और अथॉरिटी जो इनको मिली, तो उस पावर और अथॉरिटी की वजह से ये इन्फ्लुएंशियल हो गए। और चूंकि रिवेन्यू कलेक्ट करना, मान लो कि इसको 1 लाख रुपए देना था, 1 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट साइन हुई, 1 लाख रुपए स्टेट को जाएगा। अब मान लो ये, और जो कलेक्शन अगर हो गई 1,20,000, 1,20,000 कलेक्शन हुई, तो ये जो 20,000 है, ये 20,000 किसकी इनकम हो गई? ये इनकम इन इजारादारों की इनकम हो गई, 20,000 रुपए। तो जो फिक्स्ड इनकम थी, वो फिक्स्ड इनकम स्टेट को दी जाती थी रेगुलरली। अगर मान लो पीजेंट से कभी नहीं हो पाई कलेक्शन, टाइम पीरियड से अगर फिक्स टाइम पे कलेक्शन नहीं हो पाई, तो फिर यहाँ पे इनके पास बैंकर्स वगैरह भी थे, जो इस समय काफी इन्फ्लुएंशियल हो गए थे। बैंकर्स, मर्चेंट्स वगैरह थे। तो इन बैंकर्स से लोन लेकर के ये स्टेट को रिवेन्यू दे देते थे। तो बैंकर्स की भी अपनी भूमिका होगी, जिसके बारे में हम बस कुछ ही समय में बात कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुई, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक स्टेट की जो रिवेन्यू थी वो फिक्स हो गई और स्टेट को रेगुलर रिवेन्यू मिलने शुरू हो गई। इधर अब ये जो इन्फ्लुएंशियल हैं, तो ये क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास अब इनकी भी सोर्स ऑफ इनकम हो रही है, और ये ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे कि पीजेंट से रिवेन्यू खींच लेने का, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और चूंकि इनके पास कुछ पावर्स, कुछ अथॉरिटी भी है, तो ये छोटे जमींदार जो रिवेन्यू देने से मना करेंगे, या जो किसान रिवेन्यू देने से मना करेंगे, उनको पनिश करते थे और उनकी जो जमीन थी वो हड़प लेते थे। इधर पीजेंट्स को भी दिक्कत हो रही थी, पीजेंट्स को भी दिक्कत हो रही थी, अगर मान लो किसी कारणवश ये रिवेन्यू नहीं दे पा रहा है, तो ये क्या करेंगे, इनके ही एजेंट्स इनको कुछ लोन अवेलेबल कराएंगे, कुछ लोन्स अवेलेबल कराएंगे। और उन लोन्स की जो इंटरेस्ट रहेगी वो आर्टिफिशियली जानबूझकर इतनी हाई रखी जाती थी कि पीजेंट्स चुका नहीं पाते थे, जिसके लिए उसको अपनी लैंड या पोर्शन ऑफ लैंड बेचनी पड़ जाती थी। तो धीरे धीरे ये जो इजारादार थे, वे वेल्दी जमींदार के रूप में इस्टेब्लिश होने लगे। दे स्टार्टेड टू इस्टेब्लिश एज लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। सो दिस वाज द आउटकम ऑफ इजारादारी सिस्टम। एक तरफ जहां पे स्टेट को फिक्स्ड रेवेन्यू मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ विलेज लेवल पे एक नए सोशल क्लास की इमरजेंस हो रही थी, एक नई तरह के बड़े जमींदार वर्ग की इमरजेंस हो रही थी, एक नई लैंडेड एरिस्टोक्रेसी की इमरजेंस हो रही थी, जो सोसाइटी में काफी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करते थे। सो दिस वाज द आउटकम ऑफ इजारादारी सिस्टम। अब इन लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के अलावा दूसरे पावर एलिट्स भी बंगाल में इस समय इमर्ज कर रहे हैं। So the reign of Murshid Ali Khan, the reign of or the rule of
मुर्शिद कुली खान saw the emergence of new power elites in Bengal। ये नए पावर एलिट बंगाल में इमर्ज हो रहे हैं। नए पावर एलिट बंगाल में इमर्ज हो रहे हैं। ये जो नई पॉलिसी मुर्शिद कुली खान इंट्रोड्यूस करेंगे, नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसकी वजह से नए पावर एलिट्स इमर्ज हो रहे हैं। अब इनमें से कुछ पावर एलिट्स पहले से ही थे। पावर एलिट्स पहले से ही थे, पर वो उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं थे जो अब ये रीजनल किंगडम्स के समय में होने लगे। सो दैट्स बिकॉज मुर्शिद कुली खान ने उस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट की हुई थी। अब ये जो पावर एलिट है, तो इसमें तो एक पावर एलिट मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि वो नए जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, उनकी इमरजेंस हुई। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो बंगाल की जितनी जमींदारी स्टेट है, जितनी जमींदारी स्टेट, स्टेट ESTAT, ये स्टेट की बात कर रहा हूँ, जितनी जमींदारी स्टेट, इस स्टेट का मतलब है सिंपली आप प्रॉपर्टी से समझो। तो जितनी भी जमींदारी प्रॉपर्टी है बंगाल की ओवरऑल, उसकी 50%, जस्ट 15 ऐसे लैंडेड एरिस्टोक्रेसी हैं जिनके पास बंगाल की आधी जमींदारी है। मात्र 15 ऐसे पावर एलिट से 15 ऐसे लैंडेड एरिस्टोक्रेसी हैं, ऐसे बड़े जमींदार हैं बंगाल में, जिनके पास बंगाल की जमींदारी की आधी जमींदारी है, आधी प्रॉपर्टी है। तो यू कैन इमेजिन how influential they must have been. Now, other than these landed aristocrats, there were other power elites which grew in stature and importance during Murshid Quli Khan rule. So they were merchants and traders. Merchants and traders. बड़े बड़े व्यापारी आ गए अब इस समय तक। बड़े बड़े व्यापारी, एक तो बंगाल में ऑलरेडी प्रॉस्पेरिटी थी, और दूसरी जो यूरोपियन कंपनीज आई और उनके बीच से जो कंपटीशन हुई और उन्होंने जो ट्रेड को इनकरेज किया, तो बंगाल तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड हब के रूप में स्टेब्लिश हो गई एक बार फिर से। तो बंगाल में बड़े बड़े मर्चेंट्स ट्रेडर्स आकर के रह रहे थे और यहाँ से ट्रेड कर रहे थे। तो दीज मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स along with the third power elites which were bankers, बड़े बड़े बैंकर्स बंगाल में स्टेब्लिश हुए। अब देखो ये जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे और बैंकर्स थे, तो ये ऐसा नहीं है कि ये अभी मुर्शिद कुली खान के समय में आए। ये जो बैंकर्स हैं इंडिया में, इनकी हिस्ट्री 1650s के समय से ही है। एक मारवाड़ रीजन राजस्थान में हीरानंद साहू थे, तो मारवाड़ी थे, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, तो उनके पास फिर पैसे भी थे। देवर वेल्दी मर्चेंट्स। तो वे आ गए बंगाल 1652 में और ढाका को अपना सेंटर बनाया। धीरे धीरे इन्होंने वेल्थ एक्यूमुलेट की और ये काफी रिच फाइनेंसियर बन गए। नाउ दीज बैंकर्स हैड देयर ऑन इम्पोर्टेंस इन द एम्पायर, फर्स्ट इन द एम्पायर, और बाद में जब एम्पायर कमजोर पड़ गई तो इनको लगने लगा कि अब एम्पायर से अच्छा है कि हम रीजनल किंगडम्स को सपोर्ट करें। तो इसलिए ये भी आप एक पॉइंट में समझ सकते हैं कि रीजनल किंगडम को इतनी मजबूती कैसे मिल रही है, क्योंकि फाइनेंशियल मैकेनिज्म अब एम्पायर को छोड़ करके रीजनल किंगडम को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि इनकी फ्यूचर ही अब रीजनल किंगडम को सपोर्ट करने में सिक्योर रहेगी। सो द बैंकर्स, the wealthy merchants started to back the regional kingdoms. So these bankers used to fund they used to fund or they used to finance
गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और projects including wars. So these bankers started to finance government. They had their own mints मतलब कि जहाँ पे करेंसी बनाई जाती है, छापी जाती है. They had their own mints and they had their financial instruments. They had their own financial instruments. इस financial instruments से ट्रांजेक्शन्स को काफी आसानी मिली. अब देखो क्या होती थी कि मान लो 1 करोड़ रुपए बंगाल से दिल्ली भेजना है. तो पहले जब इस तरह की फाइनेंशियल मैकेनिज्म नहीं थी, तो इस फिजिकल रेवेन्यू को, फिजिकल मनी को बैलगाड़ी, हाथी, जो भी है, जो भी मतलब कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उससे फिजिकली भेजी जाती थी, फिजिकली दिल्ली भेजी जाती थी. अब इसमें खतरा क्या है कि बीच बीच में रॉबर्स वगैरह भी हैं. बीच बीच में कोई स्टेट ही वहां से निकल के आएगी कहीं से और रॉबर के भेस में और लूट लेगी इस खजाने को. तो इस ट्रांजैक्शन में हमेशा खतरा बना रहता था. अब बैंकर्स इसको क्या फायदा पहुंचाएंगे, इसको कैसे आसान करेंगे कि इनके पास है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. और एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं हुंडीज. एक बार यूपीएससी ने पूछा भी था, व्हाट आर हुंडीज. तो हुंडीज एज ए कॉन्सेप्ट कोई नई नहीं है. ये एंशियंट टाइम से ही हुंडीज की कॉन्सेप्ट चल रही थी. तो हुंडीज क्या होती थी? हुंडीज होती थी बिल ऑफ एक्सचेंज. हुंडीज वर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज. अब मान लो कि 1 करोड़ रुपए बंगाल को दिल्ली भेजना है. तो ये क्या करेंगे कि ये जो बैंकर्स हैं, इनके इंस्टीट्यूशन, इनके बैंक्स में 1 करोड़ रुपए सबमिट कर देंगे. अब यहाँ से एक रिसीट मिलेगी, हुंडी, जिसको आप रिसीट समझ सकते हैं. बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह की बिल मिल गई. अब इस बिल को, इस रिसीट को दिल्ली जाकर के, दिल्ली के जो यहाँ पे बैंकिंग ऑपरेशन है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे ये बिल और ये इस रिसीट को सबमिट करेंगे. और ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है यहाँ से, वो दिल्ली में जो मुगल बादशाह है, मुगल ट्रेजरी है, उसमें 1 करोड़ रुपए क्रेडिट कर देगा. तो इस तरह की मैकेनिज्म पॉसिबल हो सकी जब बैंकर्स यहाँ पे स्टेब्लिश हुए. तो बैंकर्स की बहुत इंपॉर्टेंस रही. बैंकर्स गवर्नमेंट को फाइनेंस कर रहा है. ना सिर्फ गवर्नमेंट्स को, बल्कि ये जो लैंडेड अरिस्टोक्रेट्स हैं, जिनकी स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट थी कि वो एक फिक्स्ड रिवेन्यू स्टेट को टाइम पीरियड पे देगा ही देगा. तो इन केस ऑफ एनी रेवेन्यू शॉर्टफॉल, ये बैंकर्स इनको भी फाइनेंस करते थे, इनको भी फाइनेंस करते थे. तो इन बैंकर्स की इंपॉर्टेंस मुगल कोर्ट में या बाद में रीजनल किंगडम्स में इन बैंकर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई. और इनकी इंपॉर्टेंस का आप अंदाजा, दो एपिसोड है हिस्ट्री में, इवन बंगाल के ही हिस्ट्री में. एक तो जब सरफराज खान नवाब बनेगा, तो यही जो बैंकर्स हैं, जिनको आगे जगत सेठ की उपाधि मिलेगी, जगत सेठ. तो फतेह चंद थे जगत सेठ, जिनको मतलब वो बैंकर जिनको जगत सेठ की उपाधि मिली थी. तो जब फतेह चंद, जगत सेठ फतेह चंद को सरफराज खान ह्यूमिलिएट करता है, तो फतेह चंद अलीवर्दी खान को बैक करके, अलीवर्दी खान सरफराज का मिलिट्री जनरल था, मीर बख्शी. तो अलीवर्दी खान को बैक करके सरफराज खान को नवाब की कुर्सी से हटा देता है.
तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतने इन्फ्लुएंशियल हो गए कि ये गवर्नमेंट बदलने के स्थिति में आ गए थे। दे स्टार्टेड टू बिहेव लाइक किंग मेकर्स। तो जैसा मुगल एम्पायर मुगल कोर्ट में सिचुएशन हो गई थी, वैसी ही सिचुएशन हम बंगाल में भी देखेंगे आगे चलकर। तो एक तो इंसिडेंट अब सरफराज खान की मैंने आपको बताया, वहीं दूसरी इंसिडेंट है आगे चल करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा वहां पे, बैटल ऑफ प्लासी में। तो जहाँ पे सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, तो उस कॉन्स्पिरेसी में ये मेहताब राय थे उस समय, मेहताब चंद या मेहताब राय, तो वो थे उस समय जगत सेठ। सो उस कॉन्स्पिरेसी में ये जगत सेठ भी शामिल थे। सो दीज बैंकर्स वर गिवन द टाइटल ऑफ जगत सेठ। जगत सेठ जगत सेठ की टाइटल इन बैंकर्स को मिली थी। तो मुर्शिद कुली खान की जो रेन थी, उस दौरान बंगाल में नए पावर एलिट्स की इमरजेंस हुई थी, जिसमें तीन तरह के पावर एलिट हैं: लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स और बैंकर्स। अब थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहूंगा। क्लैरिटी वो है क्लैरिटी ये है कि जो हम देखते हैं कि लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स, या इसको हम इंटरमीडियरी जमींदार कह सकते हैं। इंटरमीडियरी जमींदार। तो ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स हैं, इंटरमीडिएट जमींदार्स हैं, और ये जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स हैं, और ये जो बैंकर्स हैं, तो कई बार ये तीनों कोई अलग नहीं, आइडेंटिटी नहीं है, कोई अलग एंटिटी नहीं है ये तीनों। कई बार आप ऐसा भी देखेंगे कि जो बैंकर्स हैं वो ही इजारादार भी है, वही मर्चेंट और ट्रेडर्स भी हैं। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आप सिनारियो देख सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स सिनारियो थी, ऐसी नहीं थी कि एक लैंडेड एरिस्टोक्रेट की अलग क्लास थी, मर्चेंट्स ट्रेडर्स की अलग क्लास थी, या बैंकर्स की अलग क्लास थी। बैंकर्स मतलब जो जिन ऐसे ही मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे जिनके पास वेल्थ बहुत ही ज्यादा थी, तो वही बैंकर्स के रूप में भी स्टेब्लिश हुए। और यही बैंकर्स कभी इजारादारी कॉन्ट्रैक्ट भी लेंगे, रिवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स भी लेंगे, और आगे चल करके यही बैंकर्स के पास बहुत प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो यही बड़े जमींदार के रूप में स्टेब्लिश होंगे। फिर इसके अलावा कुछ जो पहले से जमींदार थे, तो वो भी बड़े जमींदार या इंटरमीडिएट जमींदार के रूप में स्टेब्लिश होंगे। So there was intermixing of class in these power elites, and more or less, we can consider these power elites as a common class. आप इस पावर एलिट को कॉमन क्लास भी समझ सकते हैं, क्योंकि इनके इंटरेस्ट लगभग थ्रू आउट द हिस्ट्री सेम रहे, एक ही इंटरेस्ट रहे, इनके सिमिलर इंटरेस्ट रहे। सो दे कैन बी कंसिडर्ड एज न्यू पावर एलिट्स, एंड दे कैन बी कंसिडर्ड एज वन ग्रुप, वन क्लास। तो आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल चुकी होगी। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि सरफराज खान को फतेह चंद रिप्लेस करवा देंगे अलीवर्दी खान के हाथों, और बाद में सिराजुद्दौला को भी धोखा देंगे, तो ये मर्चेंट्स और ट्रेडर्स भी रहेंगे, बैंकर्स रहेंगे। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे चल करके इन द कोर्स ऑफ टाइम ये जो पावर एलिट्स हैं, इनकी पावर और ऑथोरिटी बढ़ती जाएगी, और इधर दूसरी तरफ जो नवाब होंगे, नवाब, उनकी पावर और अथॉरिटी डिक्लाइन होती जाएगी। ये खास करके अलीवर्दी खान के बाद ये हमें फेनोमेना ज्यादा नजर आने लगती है, क्योंकि अलीवर्दी खान तक चीजें सामान्य रही, नवाब की पोजीशन स्ट्रांग रही। लेकिन अलीवर्दी खान के डेथ के बाद, हालांकि ये जो पावर एलिट्स थे ये पहले से इन्फ्लुएंशियल थे, मुर्शिद कुली खान के टाइम पे ये इमर्ज हुए थे, और
इमर्ज का मतलब है कि ये कोर्ट में इनको इम्पोर्टेंट पोजीशंस मिलने लगी थी, कोर्ट में इनको फाइनेंसियर्स या एडवाइजर्स का रोल मिलने लगा था, और कोर्ट में इनकी और सोसाइटी में इनकी बहुत इज्जत थी, बहुत इनके पहुंच थी। अलीवर्दी खान तक बैलेंस बनी रही नवाब और इन एलिट्स के बीच में, लेकिन अलीवर्दी खान के बाद नवाब की पोजीशन काफी कमजोर हो गई। हालांकि कमजोर तो पहले भी थी, मुर्शिद कुली खान के बाद जब शुजाउद्दीन बनेंगे और शुजाउद्दीन के सरफराज के बाद सरफराज बनेंगे, तो सरफराज को तो एक साल के अंदर ही हटा दिया गया, तो नवाब की पोजीशन तो कमजोर हो ही गई थी। लेकिन फिर अलीवर्दी खान के सब नवाब की पोजीशन थोड़ी मजबूत हुई, और अलीवर्दी खान के डेथ के बाद एक बार फिर से ये पावर एलिट्स जो किंग मेकर्स भी थे एक तरह से, तो ये काफी डोमिनेंट हो गए थे नवाब के ऊपर, और ये डिसाइड करते थे कौन बनेगा, कौन बंगाल का नवाब बनेगा और कब तक बना रहेगा। तो मुर्शिद कुली खान died in the so the Murshid Quli Khan died in 1727, and these were his reforms. Now I hope you understood the concept till now. अब देखो, 1727 में मुर्शिद कुली खान की डेथ होती है, तो मुर्शिद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है 1727 से 1739 तक। शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान नवाब बनता है, और ये काफी कम समय के लिए रहता है, 1740 तक ही रहता है, जिसको रिप्लेस करके इसके मिलिट्री जनरल अलीवर्दी खान मिलिट्री कूप करके सरफराज खान को हटा देता है, और अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बन जाता है। तो इसकी जो टाइम पीरियड है वो 1740 से लेकर के 1756 तक ये नवाब बना रहता है। और इसके बाद इसके इसने अपने जो सबसे छोटी बेटी है, चूंकि अलीवर्दी खान का कोई मेल हेयर नहीं रहता है, तो अलीवर्दी खान की तीन बेटियां होती है। इस तीन बेटियां में सबसे छोटी जो अमीना बेगम है, अमीना बेगम का जो बेटा है वो है सिराजुद्दौला। तो उस सिराजुद्दौला को ये बंगाल का नवाब नॉमिनेट करता है, सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब नॉमिनेट करता है। पर सिराजुद्दौला के जो क्लेम है, इसको चैलेंज मिलती है शौकत जंग से। शौकत जंग अलीवर्दी खान की जो सेकेंड बेटी होती है, दूसरी बेटी, उसका बेटा है शौकत जंग। शौकत जंग इस समय जो बिहार में पूर्णिया है, तो वो पूर्णिया का फौजदार, पूर्णिया का नवाब या फौजदार, फौजदार ऑफ पूर्णिया, ये इस समय होता है। तो शौकत सिराजुद्दौला के क्लेम को शौकत जंग क्लेम करता है। एक जो पहली बेटी अलीवर्दी खान की घसीटी बेगम, तो घसीटी बेगम का अपना कोई बच्चा नहीं होता, तो घसीटी बेगम शौकत जंग के क्लेम को ही सपोर्ट करती है। तो शौकत जंग और घसीटी बेगम मिल करके सिराजुद्दौला के पोजीशन को चैलेंज करते हैं, और इसके बाद ही यहाँ पे ब्रिटिश की इंटरफेरेंस होती है। फिर बैटल ऑफ प्लासी होती है, जिस स्टोरी पे हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हम बाकी स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बंगाल की कहानी आपको मैंने बताई, और चूंकि इसमें देखो आपको बहुत कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि ये सिलेबस की पार्ट भी नहीं है, और इतनी डिटेल में जनरल स्टडीज में तो क्वेश्चंस आज तक नहीं पूछी और आगे भी नहीं पूछेगी। रेस्ट अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसके मुर्शिद कुली खान के बारे में याद रख सकते हैं। आप कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको कुछ चीजें जो समझाई है, आप ये चीज इंटरेस्टिंग आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो बैंकर्स, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स और नए लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स है, इनकी इमरजेंस हो रही है, और आगे चल करके ये डोमिनेंट हो जाएंगे, डिसीजन मेकर्स हो जाएंगे, और ये डिसाइड करेंगे कौन सा नवाब रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। तो ये चीज अगर समझ लेते हैं तो आपको समझने में आसान होगी जब हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करेंगे, और उस समय जो कोर्ट में कॉन्स्पिरेसीज हुई
सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में, तो उसमें इन लोगों ने ब्रिटिश का साथ क्यों दिया और इनके साथ देने से क्यों वो सिराजुद्दौला कमजोर पड़ गए। तो ये सारी चीजें अगर आप समझते हैं तो आपको आगे की कहानी समझने में आसानी होगी। तो ये थी बंगाल की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सक्सेसर स्टेट्स अवध और हैदराबाद के बारे में बात करेंगे, और फिर हम बाकी जो भी स्टेट्स हैं, मराठा, सिख, राजपूत, मैसूर, ट्रेवनकोर, इन सारे स्टेट्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस चीज़ को रिवाइज कर लें, और जो आप आगे पढ़ने वाले हैं उसको भी एक बार ऊपर ऊपर से जरूर देख करके नेक्स्ट वीडियो अटेंड करें।